मैं सुनील जी अब जरा इस पे आपसे समझ लूं। पहली चीज जो सब लोग कह रहे हैं कि शिकायतकर्ता को ही प्रूफ करना है, द ओनस इज ऑन शिकायतकर्ता, केस की बात कर रहा हूं। दूसरा ये है कि जैसा अब लग रहा है कि एथिक्स कमेटी की स्प्लिट वर्डिक्ट होगी, जो अभी से समझ में आ रहा है, क्योंकि जैसा आ रहा है कि वो बिल्कुल प्री प्लान्ड है। वहां तो ये तक कहा जा रहा है कि वो एक कागज पे लिख के लाए, मतलब उनको ऐसा एलेज्ड है कि वो कहीं से कागज है, उसी हिसाब से वो चल रहे हैं, कॉपी बुक। दूसरा, ये अगर सदस्यता जाती है महुआ मैत्रा जी की, जैसा बहुत से लोगों का मानना है कि सदस्यता जाएगी, महुआ मैत्रा को भी लगता है सदस्यता जाएगी, तो ये पॉलिटिकली क्या नुकसानदेह होगा महुआ मैत्रा के लिए? क्योंकि इलेक्शन तो अब 4-6 महीने बाद है। या पॉलिटिकली फायदेमंद होगा? क्योंकि इसमें अगर सदस्यता जाती है तो ये कोई ये नहीं कि 6 साल तक लड़ नहीं सकती है। अच्छा, जितनी मेरी समझ है। मैं थोड़ा एक आपका वक्तव्य सुनील जी इस पे, और जो टोटल हुआ है महुआ मैत्रा और इधर जो रस्साकसी चल रही है, उस पे भी एक आपकी टिप्पणी। धन्यवाद आनंद जी। एक तो जो ये बात हम लोग कर रहे हैं कि जो शिकायत करता है उसको पहले बुलाया जाना चाहिए, या जिसके खिलाफ शिकायत हुई है उसको पहले बुलाना चाहिए। पहले और बाद किसी को बुलाइए, लेकिन शिकायतकर्ता से पहले ये कंफर्म किया जाता है कि वाकई उन्होंने शिकायत की है कि नहीं की है। शिकायत की जांच के पहले यह जांचकर्ता की जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी ने शिकायत आपको की तो आप शिकायतकर्ता से पुष्टि कीजिए कि वाकई उन्होंने शिकायत की है, यह शिकायत उन्हीं के द्वारा की गई है। पहले तो अगर प्राथमिक स्तर पर इनकार कर दे कि हमने नहीं किया, मेरे नाम पे किसी और ने कर दिया, तो बात वही खत्म हो जाएगी। तो ये पुष्टि करनी होती है, इसलिए अगर पहले बुलाया जाता है उनको तो इसमें कोई नियमानुसार कोई गलत नहीं है। दूसरी चीज कि शिकायतकर्ता की ही यह जिम्मेदारी है कि वह प्रूफ करे कि जो उसने आरोप लगाए हैं वो कितने सही हैं कितने गलत है, या उसके पक्ष में अभिलेख कितने हैं जो आरोप लगा रहे हैं। जैसे कि अगर वो हीरानंदानी साहब ने भी अपने एफिडेविट में ये कहा कि हमने पैसे दिए, तो उनको बताना पड़ेगा कि उन्होंने कितने पैसे दिए, वो पैसे उन्होंने कहां से लिए, वो पैसा उन्होंने कहीं बैंक से निकाला या किसी के अकाउंट में जमा किया या कैसे किया, कि आप मतलब पूरा आपको अभिलेख देना पड़ेगा, केवल आपके कहने मात्र से नहीं हो जाएगा। तीसरी चीज ये कि अगर जो दोहाद्रे साहब हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब, उन्होंने भी जो शिकायतें की हैं उनको भी अपने अभिलेख देने पड़ेंगे कि आपने क्या क्या किया। अगर जो आप आरोप लगा रहे हैं उसके आपको साक्ष्य देने होंगे। ये तो कानूनी प्रक्रिया है। दूसरी चीज की यह जो आरोप है कि ईमेल और पासवर्ड उन्होंने दिया, यह कहीं से भी कानूनी अपराध नहीं है, क्योंकि कोई भी जितने जिम्मेदार लोग हैं, कोई अपना ईमेल, पर्सनल ईमेल खुद नहीं बड़े लोग ऑपरेट नहीं करते, उनका स्टाफ ऑपरेट करता है, उनके लोग टाइप करते हैं। कई बार हम और आप करते हैं कि किसी से आपने कहा कि साहब फलाना डॉक्यूमेंट आप हमको भेज दीजिए, तो आप कहते हैं कि मेरा ईमेल है और आप इसको आप तो कहा कि मैं भेजूंगा नहीं, तो लोग कहते हैं कि ठीक है आप मेरा ईमेल खोलिए और मेरे ईमेल में आप मुझे को आप मेल कर दीजिए, और लोग देते हैं, फिर अपना पासवर्ड चेंज कर देते हैं। ऐसा तो होता नहीं कि एक बार ईमेल आपने अपना डॉक्यूमेंट बना लिया तो डॉक्यूमेंट चलता रहेगा जीवन भर, उसमें आप परिवर्तन नहीं करेंगे, वो परिवर्तन भी होता है। तो ईमेल का देना और उसको करना ये कोई अपराध नहीं है। तीसरी चीज ये तथ्यात्मक रूप से गलत है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने कोई चीज दी, कोई डॉक्यूमेंट कहीं अभिलेख आपने जमा किया जो आपके आधार कार्ड से लिंक है, तो अगर आप आधार कार्ड जो ही नंबर डालेंगे कि इस आधार कार्ड से हम ये डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं, तो जो आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक मैसेज आएगा कि ये वाकई आप भेज रहे हैं या कोई और भेज रहा है। अगर जब तक आप इसकी पुष्टि नहीं करेंगे वो डॉक्यूमेंट कहीं जमा नहीं हो सकता। जैसे आप कहीं ईमेल के साथ भी यही है, जो लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों को प्रश्न पूछने के लिए ऑनलाइन सुविधा दी गई है, उसमें ये नहीं कि कोई भी उनके ईमेल पासवर्ड को डाल करके और मेल भेज देगा। उनसे ऑथेंटिकेट किया जाता है उनके ईमेल आईडी से, एक ओटीपी आती है उनके फोन पे, और उस ओटीपी को बिना दर्ज किए वो जाएगा ही नहीं जाएगा। ये मैंने ये कंफर्म कराना होता है कि वो संबंधित सदस्य का ही ये है, कोई अन्य व्यक्ति फैब्रिकेट करके नहीं भेज रहा। अदरवाइज तो जो हैकर्स हैं सभी काम करते रहे, आप किसी को दीजिए चाहे मत दीजिए, भाई हैक होते हैं ना लोगों के ईमेल, तो आप किसी का ईमेल हैक कर लीजिए और अपना क्वेश्चन डाल दीजिए, तो ये नहीं संभव है। अरे अगर एम्स का हैक हो गया था, एम्स का पूरा सिस्टम हो गया, तो इसलिए ये तथ्यात्मक रूप से गलत है।
और दूसरी चीज कि जब आपने ये अपने ईमेल आईडी को और उस सवाल को या जो मैटर आपको भेजा जा रहा है उसको आपने अपने ओटीपी से कंफर्म किया, गोया कि आपकी सहमति से जा रही है, आप भेज रहे हैं उसको, उसको कोई अन्य व्यक्ति नहीं भेज रहा है। फिर ये नहीं कहा जा सकता कि मेरे नाम पर किसी अन्य व्यक्ति ने मेरे ईमेल का दुरुपयोग किया और उसको मैंने ऑथराइज कर दिया कि आप कुछ भी सवाल भेजते रहिए। ये साबित नहीं होता है। तीसरी बात जो तथ्यात्मक रूप से गलत है, जो बात कही गई थी शुरू में कि 61 सवालों में से कितने 3 दर्जन से ज्यादा सवाल केवल अडानी से संबंधित है, जबकि संसद के वेबसाइट पे जो तथ्य उपलब्ध है उसमें केवल 9 सवाल है। 61 में से केवल 9 सवाल हैं जो अडानी से सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। ये भी बात गलत होगी। तीसरी चीज कि ये बात करना कि आपने सवाल पूछा, तो सवाल का इंटेंशन तो समझा जाना चाहिए कि जो सवाल पूछे गए हैं वह कितने तथ्यपरक है, वह फैब्रिकेटेड है या जनहित में है। ये तो आप सवाल से इस बात को समझा जा सकता है। तो यह केवल और केवल महुआ मोइत्रा को पॉलिटिकली फंसाने की एक कोशिश है और बदनाम करने की कोशिश है, और एक जिम्मेदार सांसद को उसके जो एक गंभीरता पूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा है उसको हतोत्साहित करने का की एक कोशिश है, जो मुझे लगता है कि पॉसिबल नहीं हो पाएगी, संभव नहीं हो पाएगी। आपने कहा कि अगर उनकी सदस्यता जाती है तो क्या स्थिति बनेगी? अगर सदस्यता जाती है तो महुआ मोइत्रा शहीद हो जाएंगी, उनकी जय जयकार होगी कि एक तेज तर्रार सांसद जो लोगों के सवालों पे संसद में सरकार से लड़ रही थी, उसको इन लोगों ने संसद से बाहर कर दिया अनर्गल आरोपों के कारण। उससे राजनीतिक रूप से महुआ मोइत्रा का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। वह उनकी राजनीतिक ताकत, उनकी राजनीतिक पहचान, उनकी राजनीतिक विश्वसनीयता और उनकी राजनीतिक हैसियत बढ़ेगी, क्योंकि जितनी बातें उनके बारे में कही जा रही है, और ये नैतिक रूप से गलत बात है कि ये दो व्यक्तियों के असफल संबंधों का आप दुरुपयोग कर रहे हैं। ये दोहाद्रे साहब और महुआ मोइत्रा के संबंध रहे हैं, ये संबंध किसी तरह से नहीं चल पाए। अगर ये संबंध दो लोगों के टूट गए, उन संबंधों के टूटने के दौरान के कारण से जो तनाव की स्थिति पैदा हुई, उन स्थितियों का दुरुपयोग करना हुआ। इन घोर अनैतिक कार्य है ये। यह कहीं से भी आप इसको आप जायज नहीं ठहरा सकते हैं। हाँ, अगर दोहाद्रे साहब का विरोध होता, कुछ राजनीतिक विरोध होता महुआ मोइत्रा से, और राजनीतिक कारणों से वह इस बात को कह रहे होते, तो बात समझ में आती। ये शुद्ध ऐसा व्यक्ति है कि दो लोगों के बीच रिश्ते थे, उस रिश्तों में कड़वाहट आई, दोनों एक दूसरे से अलग हो गए और फिर दोनों एक दूसरे की खामियां निकाल करके उसका एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने लगे। इस स्थिति को लेकर के आप बीच में कूद पड़े और एक लोगों के एक अपने व्यक्तिगत जीवन को लेकर के आप इसका दुरुपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो निहायत अनैतिक है, और मुझे लगता है कि देश के लोग भी इस बात को समझते हैं। इस पूरे के पूरे प्रकरण में जिस तरीके से जो बात कही साहू साहब ने कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी, जो एथिक्स कमेटी होती है, कोई भी कमेटी होती है, उसकी बातें सामने नहीं आती, उसका केवल निर्णय सामने आता है। आप उसको पब्लिक नहीं कर सकते, पब्लिक डिस्कोर्स का विषय नहीं होता कि आप उसकी रोज पहले जिसको आप बुला रहे हैं उसको पता नहीं है और बाकी पब्लिक डोमेन में वो चीज आती चली जा रही है। तो गोया कि आप एक तरह से मीडिया ट्रायल कर रहे हैं आप, और यह संसदीय परंपरा में नहीं है। ये इसको उचित नहीं माना जाता। यह किसी भी तरह से न तो विधि सम्मत है, न तो नैतिक है, और न संवैधानिक परंपराओं और संसदीय परंपराओं के अनुकूल है। जो बात आप कह रहे हैं कि यह कहीं से डिक्टेट किया सकता है, दो चीजें होती हैं आनंद जी। कौन व्यक्ति इस मामले में निर्णय ले रहा है? विनोद सोनकर साहब इसके अध्यक्ष है एथिक्स कमेटी के। विनोद सोनकर दूसरी बार चुने गए हैं लोकसभा में। अगर एक ऐसा निर्णय लेना हो जिसको मान लीजिए कि एक बड़े व्यक्तित्व का व्यक्ति हो, जिसे मान आप अब याद कीजिए कि जैसे सोमनाथ चटर्जी लोकसभा के अध्यक्ष थे, उनकी पार्टी ने कहा कि आप लोकसभा का सदस्य छोड़ दीजिए या पार्टी छोड़ दीजिए, तो उनकी ताकत थी कि पार्टी से के विरोध में चले जाए। लेकिन अगर आप यह उम्मीद कर रहे हो कि कोई डिक्टेट कर रहा हो और सोनकर साहब उसको नहीं सुनेंगे, तो सोनकर साहब के लिए बहुत बड़ी बात होगी। जितने उसमें सदस्य हैं, आप सभी सदस्यों का नाम आप पढ़ लीजिए जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से, वह दबाव को, पार्टी के बड़े नेताओं के दबाव को कितना वो कानून सम्मत मानकर या विधि सम्मत न मान करके उसका प्रतिकार कर पाएंगे, इसमें आप इसकी एक बहस हो सकती है। एक व्यक्ति है जिनसे आप समझ सकते हैं जो वोकल हो सकते हैं,
वो है बीएसपी के सांसद मौजूद, जो खुद ही एक कंप्लेनेंट है दानिश दुबे जी के खिलाफ, अरे दानिश विद्रोही साहब के खिलाफ। हाँ, अकेला व्यक्ति है जिसको आप कह सकते, जो विरोध पक्ष है। तो वर्डिक्ट तो स्प्लिट आना ही आना है, बहुमत से होगा कि अल्पमत से होना अलग की बात है। लेकिन इस बात की जो आशंका व्यक्त की जा रही है कि एथिक्स कमेटी किसी के कहने पे करेगी कि अपने निर्णय पे करेगी। चेयरमैन साहब का जो की जो स्थिति है, अगर आप उन भारतीय जनता पार्टी में उनके कद की बात करें, हालांकि कोई व्यक्ति इसका प्रतिकार कर सकता है, लेकिन अगर वो नहीं करते हैं तो बहुत निराश होने की भी आवश्यकता नहीं। मतलब एक ऐसा मतलब ये हम लोग सोच रहे हो कि राजनाथ सिंह जी को कोई निर्णय लेना था और उन्होंने नियम के विरुद्ध निर्णय ले लिया। एक किस स्टेचर के आप व्यक्ति हैं और आपको अपनी अपनी पर्सनालिटी कितनी दाव पर है, एक महत्वपूर्ण सवाल होता है। तो मेरा अपना मानना यह है कि जिस तरीके से निशिकांत दुबे ने निकल करके बयान दिया वहां से निकलने के बाद, ये कहीं से उचित नहीं है। ये सीधे लगता है, आप ये कहें कि नहीं इनकी सदस्यता चली जाएगी और जेल जाने की भी नौबत आ सकती है। क्या क्या उन्होंने बयान दिए, किसी तरह के बयानबाजी से बचने की होती है। अगर आप किसी को दंडित करना चाहते हैं, अगर आप ये मंशा है फला कोई व्यक्ति दोषी है उसको आप दंड देना चाहते हैं, तो फिर आपको बयानबाजी से बचने की आवश्यकता होती है। और आप बयान देते हैं गोया कि आप दोषी को दंडित नहीं कराना चाहते, उसको डिफेम करना चाहते हैं, उसका उसकी विश्वसनीयता को खत्म करना चाहते हैं, उसका आप चरित्र हनन करना चाहते हैं, और आपके पास साक्ष्य के रूप में कुछ भी नहीं है। तो हीरानंदानी साहब को भी ये बताना पड़ेगा, अगर वो कह रहे हैं कि हमने गिफ्ट दिए, दो चीजें होंगी। अगर उन्होंने उनके मकान के साथ सज्जा की तो क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी बनती नहीं है, क्योंकि आपने, और अगर आपके किसी ने किस मौके पर दिया, सवाल ये भी है कि महुआ मित्रा को अगर आपने कोई स्कार्फ दिया तो किस मौके पे दिया। उनकी जन्मदिन था, उनके पिताजी का कोई कार्यक्रम था, उनके घर में दुर्गा पूजा का आयोजन चल रहा था, सत्यनारायण की कथा चल रही थी, काहे में दे दिया आपने, या आपने किसी अपेक्षा में दी कि आप मुझको आप मैं दे रहा हूं। और दूसरी चीज कि महुआ मित्रा 12,000, 10,000, 3,000, 4,000 रुपए गिफ्ट के लिए अपने पूरी की पूरी प्रतिष्ठा दांव पे लगा देंगे। प्रथम दृष्टया इस बात समझ में नहीं आती। और जिस आक्रामकता के साथ वो राजनीति करती हैं, उन्होंने कभी भी कभी अब तक के उनके जीवन में, संसदीय जीवन में यह बात कभी समझ में नहीं आई। इवन जब अब पश्चिम बंगाल विधानसभा की तस्वीर रही है तो यह बात कभी नहीं सार्वजनिक रूप से कहा गया कि उन्होंने किसी लालच में कोई काम किया होगा या क्षुद्र स्वार्थों के लिए कोई बात कही होगी। जिस तरह की गतिविधियां उनकी रही हैं, यह केवल और केवल एक डिमोरलाइज करने की कोशिश है। और ये इस बात की कोशिश की जा रही है कि सत्तारूढ़ दल के द्वारा कि एक प्रभावी संसद सदस्य वह अपने दायित्वों से किस तरह का समझौता कर ले। ये मेरा मानना यह है कि महुआ मित्रा इस मामले में समझौता करने के लिए तैयार होंगी नहीं। और अब तक जितनी बातें वो कर रही हैं, चाहे अखबारों में जो उन्होंने बयान दिए हैं, जो आज का एक्स है, जो पहले का ट्वीट था, उसमें उन्होंने जो बातें कर रही हैं वो अपनी बात पे कायम है और तमाम तथ्य उन्होंने इन आरोपों के खिलाफ रखा है। ये घोर अनैतिक, मैं मानता हूं कि दो व्यक्तियों के निजी जीवन के की बातों का दुरुपयोग करने की यह कोशिश है और एक व्यक्ति को बदनाम करने का प्रयास है। जी, मैं सुनील जी एक चीज जरा, मुझे एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है क्योंकि ये भी बहुत लोगों के मन में आ रहा है और ये पूछा भी जा रहा है। कहीं टीएमसी बिल्कुल साथ खड़े हुई नहीं दिखाई दे रही है, हो सकता है उनका इस तरह का मामला हो, लेकिन दूसरी तरफ लोग ये कई बार कहते थे कि भाई ये साथ नहीं खड़ी है, लेकिन संसद में जब भी टाइम मिलता है तो ये स्टार स्पीकर की तरह टीएमसी की तरफ से सबसे ज्यादा टाइम हरदम देखा गया है कि महुआ मित्रा को टाइम दिया गया है। तो एक तरफ तो मतलब जाहिर सी बात है कि अगर पार्टी पीछे नहीं होती तो उनको बोलने का टाइम भी नहीं मिलता। दूसरी तरफ ऐसा भी मानना है कि भाई इस मसले में पार्टी बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस है। मैं थोड़ा ये समझना चाहूंगा आपसे सुनील जी, ये क्यों ऐसा हो रहा है? नहीं, पिन ड्रॉप साइलेंस नहीं, मैं शांत है। मैं डेरेक ओब्रायन का आप स्टेटमेंट सुन पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा कि हम एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, कल लिख देते हैं वो। कोई विपक्ष का कोई भी दल नहीं बोल रहा है। आप टीएमसी की बात क्यों कर रहे हैं? कोई भी दल इस विषय पर नहीं बोल रहा है। इसका मतलब थोड़ा है कि सबने महुआ मित्रा से आप पेंट छुड़ा लिया है। अगर मैं लोकसभा में टीएमसी को जो समय अलाट होता है उसमें अगर दो लोग बोलते हैं को अनुमति मिलती है तो उसमें एक महुआ मित्रा होती है। ऐसा तो नहीं हुआ ना कि महुआ मित्रा को कहीं बोलने नहीं दिया गया। कोई विषय हो, चाहे बजट में बहस का चल रही हो, चाहे विश्वास प्रस्ताव बहस चल रहा हो, चाहे अडानी के मुद्दे बहस चल रहा, कोई भी महत्वपूर्ण इशू चल रहा हो जिसमें टीएमसी को जो टाइम मिला है लोकसभा में उसके सदस्य संख्या के हिसाब से, उसमें भी एक प्रमुख वक्ता रहेंगे।
और इस इथिक्स कमेटी के मसले, इस पे प्रतिक्रिया तब आएगी जब आप इथिक्स कमेटी अपना रिकमेंडेशन देगी। और ऐसा नहीं है कि सबने कह दिया कि नहीं, किसी ने क्या ये कह दिया क्या कि नहीं, जो महुआ मोइत्रा पे जो आरोप लगे हो तो अब खुद भुगते, हमसे कोई मतलब नहीं है। ये एक राजनीतिक तरीका है। और डेरेक ओब्रायन ने बाकायदा बयान दिया, मैंने आपने भी पढ़ा होगा, कि हम इंतजार कर रहे हैं कि एथिक्स कमेटी क्या अपना रिकमेंडेशन देती है, उससे प्रतिक्रिया देंगे। ऐसा नहीं, ममता, ये सही है कि ममता, पहले भी हुआ है कि ये बात कही जा रही थी कि ममता बनर्जी ने महुआ मोइत्रा को कभी सलाह दी थी कि ये जो देश के बड़े उद्योगपति हैं, अडानी जैसे लोग, उनसे आप कोई राइवलरी पालने की आवश्यकता नहीं है, कही होगी बात। लेकिन यह बात तो वह मना, अगर क्या ममता बनर्जी कह देने के बाद आप अपने पार्टी की जो नीति है उसके खिलाफ जा सकते हैं क्या? अगर ये पार्टी तय कर दे कि आपको इन विषयों पर नहीं बोलना, या इन विषयों में मेरा ये स्टैंड रहेगा, उससे कैसे असहमत हो सकते हैं आप? अगर महुआ मोइत्रा बोलती रही हैं, बार बार बोलती रही हैं, लगातार बोलती रही हैं, इसका मतलब कि पार्टी की उसमें सहमति रही है। तो यह तो केवल एक अलग थलग करने की, ये उसी तरह से है जैसे आज रोज आप सुनते हैं कि नीतीश कुमार अब एनडीए में आने वाले हैं। अब ये उन्होंने ये बयान दे दिया, बस आने ही वाले हैं, वो उनके साथ नहीं रह सकते। केवल एक भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश है ये। और मुझे नहीं लगता, मैंने कि टीएमसी महुआ मोइत्रा को छोड़ देगी कि आप जो आप किए हो आप भुगतो। मुझे लगता है कि खड़ी होगी, क्योंकि ममता बनर्जी की भी का जो अपना एक जो कद है, वह जुझारू कद है, वह भागने वाली या समझौता करने वाले नेता के रूप में कभी जानी नहीं गई। और अगर मुझे लगता है कि अगर इस मौके पर टीएमसी महुआ मोइत्रा को छोड़ती है, तो महुआ मोइत्रा की तुलना में टीएमसी का नुकसान होगा, कि एक जुझारू, संघर्ष करने वाली और मुद्दों पर खड़ी होने वाली पार्टी के रूप में जो आपकी पहचान है, वो मुझे लगता है कि वो ज्यादा डिमोरलाइज होगी। लेकिन मेरा मानना कि इस मुद्दे पर पूरा का पूरा विपक्ष महुआ मोइत्रा के साथ है। तमाम जो लोग, जो नेता हैं, उस पक्ष महुआ मोइत्रा के तमाम तथ्यों के बारे में बात कर रहे हैं कि तथ्यात्मक रूप से जो बातें कही जा रही हैं कितनी गलत है। तो मुझे नहीं लगता कि, और कांग्रेस तो साथ खड़ी रहेगी, क्योंकि एक बड़ा विषय है ये, अडानी के मसले पर अगर ये बात चल रही है और कांग्रेस उनको छोड़ दे, संभव नहीं होगा। तो मैंने जो इंडिया दल समूह के जितने नेता हैं, दल हैं, अधिकांश दल, मैं कहता हूं लगभग सभी दल इस मुद्दे पर महुआ मोइत्रा के साथ खड़े मिलेंगे, और टीएमसी भी अपने आप को अलग नहीं कर पाएगी। और इस मुद्दे, मुझे लगता है कि महुआ मोइत्रा को टारगेट करके बीजेपी ने अपने लिए समस्या मोल ले ली है। चुनाव के मौके पर तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। इस आमतौर पे व्यक्ति इन चर्चाओं को छेड़ता नहीं है, लेकिन ये 5 राज्यों में, 5 राज्य ऐसे हैं जो मैंने सभी दिशाओं में हो रहे हैं। उत्तर में भी हो रहे हैं, पूर्व में भी हो रहे हैं, पश्चिम में भी हो रहे हैं, मध्य भारत में भी हो रहे हैं, हर जगह चुनाव हो रहे हैं। माने पूरे देश का एक राजनीतिक भाव क्या चल रहा है आपको समझने की स्थिति बनेगी। उसमें आप तरह तरह की चर्चा होने लगी कि जो व्यक्ति अडानी के बारे में सवाल पूछेगा, उसके बारे में उसको आप संसद से बाहर करने की कोशिश करेंगे। राहुल गांधी का उदाहरण दिया जाने लगा है। राहुल गांधी की संसद जब समाप्त हुई तो कोई नुकसान नहीं हुआ क्या राहुल गांधी को? लोगों ने यह मान लिया क्या कि उन्होंने किसी का अपमान किया था? उनका राजनीतिक कद और बढ़ गया, लोगों के बीच में उनकी विश्वसनीयता और बढ़ गई, राजनीतिक हैसियत बढ़ गई। महुआ मोइत्रा, ये जितनी बात चर्चा होगी, और महुआ मोइत्रा ने तो एक एक चीज को रेसा अलग कर दिया। और जो भी व्यक्ति इस बात को सुन रहा है, जो तथ्यों पे जाएगा, उसको कैसे समझ लेगा कि पैसा लेकर के सवाल पूछे गए हैं? किसका इंटरेस्ट सर्व कर रहे थे आप? अगर आप पैसा लेके सवाल पूछेंगे तो लगेगा ना कि आप किसी का मैंने इंटरेस्ट सर्व कर रहे हैं। आप अडानी के खिलाफ अगर कोई सवाल पूछ रहे हैं, किसी ने कोई, अगर आपको जानकारी किसको कौन नहीं देता? कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके पास सभी जानकारी उपलब्ध है? कहीं ना कहीं सभी लोग अपनी अपनी सूचनाएं मांगते हैं, और जो उस विषय से संबंधित जानकारियां होती है वो प्राप्त करते हैं। ये तो कोई नहीं सकता ना कि हर व्यक्ति के पास अचानक चल करके चीजें चली आती हैं। तो ये स्थिति नहीं बनेगी। और जो बीजेपी का रवैया, जो जैसे ईडी का छापा ही है, अब ईडी के मैं कहता हूं कि जो किसी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है उसको बचाव नहीं होना चाहिए। क्या प्रश्न पत्र लीक केवल राजस्थान में हुए हैं? प्रश्न पत्र लीक उत्तर प्रदेश में नहीं हुए हैं? प्रश्न पत्र लीक मध्य प्रदेश में नहीं हुए हैं? प्रश्न पत्र लीक भारतीय जनता पार्टी शासित अन्य राज्यों में नहीं हुए हैं? व्यापक का घोटाला क्या हुआ है? गुजरात में नहीं हुआ। गुजरात में कौन से ऐसे राज्य है, क्यों नहीं आपने उसकी जांच करवा दी? और वहां के सदस्यों ने क्यों नहीं, जो 70 दल के लोग हैं, उसकी जांच की मांग कर रहे थे? और जब चुनाव शुरू हुआ
तब डोटासरा साहब के पास आप पहुंच गए कि साहब आप इनके खिलाफ आप जांच करेंगे। तो ये लोग भी समझते, आप जांच कीजिए, किसी भी अपराधी को, किसी भी गलत व्यक्ति को आप संरक्षण मत दीजिए, देश का सबसे बड़ा कल्याण करेंगे आप। लेकिन जांच के नाम पर आप पूरी की पूरी उत्पीड़न की कार्रवाई करें, और जब आप कानून को बराबर से, समान रूप से सभी के प्रति लागू नहीं करते, तो उत्पीड़न की कार्रवाई है, जिसके खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे, और आप यही कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि चाहे महुआ मोइत्रा का इशू हो, चाहे चुनाव के दौरान ईडी के छापे हो, एक गलत निर्णय है ये, और मुझे लगता है इसका राजनीतिक नुकसान सत्तारूढ़ दल को होगा ही होगा। जी।